अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? दिल तो चाहता है कि कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव खबर हो तो बहुत खुशी से सुनाई जाए, लेकिन पॉजिटिविटी थोड़ी सी है। तो हमारे जो फिगर्स हैं थोड़े से बेहतर हुए हैं, बिल्कुल मामूली से बेहतर हुए हैं, बट मुझे इसकी भी खुशी है बिकॉज ऑब्वियसली ये हम सारों का मिल के SOPs को फॉलो करना और कोशिशें करना, उसी से तो बेहतरी देखिए छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा बड़ा फ़र्क नज़र आता है। और यही डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स जब कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर 1-1.5 हफ्ता हुआ और उसके बाद रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर दोनों बंद किया गया तो उसी से इतनी छोटी सी चीज से फर्क नजर आना शुरू हो गया है। लेकिन हमने ये सिलसिला जारी रखना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 5000 प्लस में जा रहे थे ना रोजाना की बुनियाद पर, एटलीस्ट उसमें 1000 की ऑलमोस्ट कमी तो आई है। अब फिगर आ रहा है 4113 पॉजिटिव केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हो रहे हैं। और आपको बता दें अमवात भी बिल्कुल हो रही हैं। वी आर स्टिल इन द ट्रिपल फिगर्स और 119 अमवात हुई हैं कोविड की वजह से इन द पास्ट 24 आवर्स। सो फिगर्स अभी भी है, हम तो चाहते हैं बिल्कुल जीरो पे हर चीज़ आ जाए, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता कमी होगी तो हम जीरो तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगे। पॉजिटिविटी रेट आपको बता दें इट्स स्टिल 9.17% ओवरऑल। तो इट्स वेरी मच हेयर, कोविड इज़ वेरी मच हेयर, लेकिन हम सारों की जो कोशिशें हैं ना वो कुछ बेहतरी ला सकती हैं। आपको पता है कि कोविड किस किस मुल्क में कितनी नौयत है, इसकी तो हम ऑब्वियसली नोटिस तो कर रहे हैं और हम फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया बिल्कुल हमारे साथ है। अगर वहाँ ये हाल हो रहा है तो हमें तो अपने आप को बहुत बचा के रखना है। और पर्टिकुलरली जब हम अपनी इसी क़यास आराइयाँ, जब से माशाल्लाह कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है तब से ही हमारी क़यास आराइयों का सिलसिला भी जारी है और हमेशा ये अंदाजे और तुक्के कहा जाता है ना गलत साबित हो रहे हैं। पहले जी था कि हमें BCG के टीके लगे हुए हैं तो हमारी यहाँ इम्यूनिटी ज़्यादा है, फिर ये था कि हम पहले ही इतने आलूदा माहौल में रहते हैं तो हमारी यहाँ इम्यूनिटी ज़्यादा है। लेकिन अब आप इंडिया में भी हाल देख लें, क्योंकि ख़ित्ता तो ज़ाहिर एक ही है, एक ही तरह का खाना पीना, तकरीबन एक तरह का रहन सहन है, एक ही तरह का माहौल है। तो जब वहाँ ये हाल है तो हमें कोई ऐसे स्पेशल सुरखाब के पर नहीं है कि हम बचे हुए हैं किसी चीज़ से। Anyway, आपको ये बताएं कि भारत में कोरोना की तबाहकारियां खतरनाक हद को छू रही हैं। CNN की रिपोर्टर ने भारत में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासतों में शामिल उत्तर प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल का दौरा किया है। रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ऑनेस्टली मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। इतनी खतरनाक सिचुएशन, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपने यहाँ पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी और अल्लाह ना करे कि हम उस तरफ पहुँचे। लेकिन डराना आपको यही चाहते हैं, बताना आपको यही चाहते हैं कि हम पहुँच सकते हैं अगर हमने SOPs पे फॉलो ना किया। और पिछले दिनों जो हाल था हमारे यहाँ, और फिर बर वक्त इक़दाम करने की कोशिश की गई और लोगों को भी सभी ने मिलकर एहसास दिलाया कि देखिए कि साथ वाले मुल्क में क्या हो रहा है, उससे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। प्लीज़ इसको पर्टिकुलरली रमज़ान के ये आखिरी अयाम जहाँ पर एक गैदरिंग भी होती है लोगों की, तो उसमें आप एहतियात करें, अपनी इबादत में भी एहतियात करें। ये भी एक इबादत है, दूसरों को महफूज रखना, अपने आप को बचाना, और ईद पे पर्टिकुलरली ख्याल रखें एक दूसरे का। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यस, ये तो हमारा डेली रिमाइंडर होगा। ये तो हमारा शौक भी अब बन चुका है। अब आपको बताते हैं जी 29 अप्रैल को कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ। हैरत अंगेज तौर पर पीपल्स पार्टी ने यह हल्का जीत लिया। नून लीग समेत दीगर जमातों ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए। नून लीग तो इलेक्शन कमीशन चली गई, जिसकी दरख्वास्त पर कल सुबह 9 बजे वोटों की दोबारा गिनती होगी और इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन हतमी रिजल्ट बताएगा। वज़ीर आला सिंध इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हैरान है। देखिए, ये हमारे लिए थोड़ा हैरानकुन ज़रूर था ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन का आया, लेकिन हमने इसे एक्सेप्ट किया है और हमने इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि तो रास्ता खुल गया है। हमें भी कई एतराज़ात होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पास्ट में वो जो थिन मार्जिन होते हैं उसके बावजूद रिकाउंट नहीं कराया है। ये जो रिकाउंट कराया है, हैरत इसलिए हुई कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान, ख़ास तौर पे इलेक्शन के दिन पे, इलेक्शन के दिन के बाद काउंटिंग जब चल रही थी उस वक्त कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। NA 249 इलेक्शन पर सियासी जमातों के शिकवे शिकायत अपनी जगह, लेकिन इंतखाबी अमल से चंद दिन पहले हल्के में होने वाले सर्विस पर भी सवालात उठ रहे हैं जो बिल्कुल ही गलत साबित हुए हैं। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में PTI को 19% के साथ पहले और PSP को 17% हिमायत के साथ दूसरे नंबर पर बताया गया। फिर एपोस पाकिस्तान के सर्वे में
15% वोटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट डालने का इरादा करते जाहिर किए गए, जबकि मुस्लिम लीग नून 14% के साथ वोटर्स की दूसरी मनपसंद जमात बताई गई, मगर नताइज दोनों जमातों के लिए उल्टे ही निकले हैं। गैलप सर्वे ने मुस्लिम लीग नून की जीत की पेशगोई की, मगर गैलप सर्वे में मुस्लिम लीग नून के 19% वोटों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के वोटों की शरह सिर्फ 10% नजर आई। जब नताइज आए तो पीपल्स पार्टी ने मार्का सर कर लिया। दुनिया भर में इलेक्शन सर्विस होते हैं, सियासी जमातें और दीगर स्टेक होल्डर्स इन्हीं सर्विस की बुनियाद पर अपनी पॉलिसी भी तरतीब देते हैं, और हमारे यहाँ सर्वे करने वाले इदारों की महारत पर अब सवालात वैसे तो पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन मुबस्सरीन का कहना है कि अगर सर्विस का मयार बेहतर ना हुआ तो फिर लोग इन इदारों को संजीदा लेना ही छोड़ देंगे। पर्टिकुलरली तो NA 249 के सर्विस के बाद जो नतीजा आया है वो बिल्कुल ही उलट आया है, तो उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त वैसे अब्दुल्ला आपने एक्सप्लेनेशन की, और अक्सर औकात हम लोग भी और दुनिया में जो सर्विस होते हैं जी, सर्विस होते हैं जिसमें कभी कभार ये भी होता है ना कि हैप्पीनेस लेवल ये है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा शहर है दुनिया में रहने के लिए, तो हम भी सवाल उठाते हैं कि ये होता किस तरह है एक्चुअली। तो देखें ज़रा कन्फ्यूजन हो ही जाती है ना। गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी हमारे साथ हैं और सवाल हमने उनसे यही बिल्कुल करने हैं। बिलाल गिलानी साहब, हल्का NA 249 के इंतखाबात से पहले आपके इदारे का एक बड़ा तफसीली सर्वे आया और इसमें शक्ल बताई गई कि लोगों का रुझान किस तरफ है, लेकिन वोटिंग के नताइज कुछ और ही नज़र आए। तो अब तक आपको समझ आई है कि हुआ क्या? थोड़ी सी अगर आप बैकग्राउंड और एक्सप्लेनेशन दे सकें। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पे गुफ्तगू करने का कहा। हमने इसका तज्जिया किया और हमें मालूम हुआ कि जो इलेक्शंस के से पहले सर्वे किए गए वो तकरीबन 10 दिन पहले उसका फील्ड वर्क मुकम्मल किया गया। इन 10 दिनों में जो बहुत सी सियासी रुझानात हैं उनमें वाज़ेह तब्दीली आई। एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो पूरे मुल्क में एक एक्टिविटी होती रही, उसकी वजह से एक सिंपैथी गेन हुई। तो इन 10 डेज़ में जो तहरीक लब्बैक को एक एज हासिल हुआ, जिससे मुस्लिम लीग नून की जो परफॉर्मेंस थी उसमें हमने देखा कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है। दूसरा, हमने जब सर्वे किए तब भी मालूम हुआ कि तकरीबन 22% लोग अनडिसाइडेड थे जब हमने सर्वे रिलीज़ किया। तो इलेक्शन वाले दिन जब हमने एग्जिट पोल किया तो हमें मालूम हुआ कि जिन लोगों ने हमें कहा था कि वो अनडिसाइडेड हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। तो इस तरह से ये दो अवामिल प्लस एक वोटर टर्नआउट, ये 3 इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो एक डिफरेंस नज़र आया पोलिंग प्रेडिक्शन 10 डेज बिफोर द इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट्स में। ठीक, यानी आपने कहा TLP के साथ जो इलेक्शन से चंद दिन पहले से मामला शुरू हुए वो, फिर 22% जो अनडिसाइडेड लोग थे ना वो ज़रा टिल्ट कर गए PPP की तरफ, और फिर टर्न आउट तो एक बड़ी वजह था ही। अच्छा, ये बताएगा ये सर्विस पोलिंग से पहले की सूरत हाल और रुझान बता सकते हैं, नताइज सर्टनली नहीं बता सकते, ये बात अपनी जगह, लेकिन अगर नताइज इस कदर मुख्तलिफ हों जिस तरह इस दफ़ा मुख्तलिफ हैं, तो क्या ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कहीं सर्विस में भी कोई इबहम तो नहीं रह गया? क्या इस रिसर्च मेथडोलॉजी और इस सारे प्रोसेस को भी आप लोग रिव्यू करने के लिए तैयार होंगे? जी बिल्कुल। सर्वेज जो हैं वो जनरली पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर जब होते हैं तो उनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी होती है और एक पब्लिक लाइमलाइट में भी आते हैं। इसलिए हम भी और दीगर इदारे भी बहुत कोशिश करते हैं कि अपने काम को मुस्तकिल उसके ऊपर गौर करते रहें कि कहाँ मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। मगर एक चीज़ जो हम एज ए इदारा हम हमेशा कहते हैं वो ये कि इलेक्शन से पहले सर्वे एक प्रिडिक्ट करने के लिए होते हैं और दूसरे इलेक्शन के सर्वे जो हैं वो ये बताने के लिए होते हैं उम्मीदवारों को कि आवाम की राय क्या है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रेडिक्शन की एक्टिविटी है ये हमारे ख्याल से एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। ज़्यादा चीज़ ये है कि आवाम की राय जो उम्मीदवारों तक पहुँचे, वो अपनी पॉलिसी साजी में, अपने मैनिफेस्टो में इसके बारे में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी। बट ऑब्वियसली ज़रूरत तो ये है कि सर्विस किस बैकग्राउंड में किए जाते हैं, उसके क्या तरीक़ेकार है, उस पर एक और भी रिसर्च अगर हो जाए। अभी हमें ज्वाइन किया है जी इप्सोस पाकिस्तान। बिल्कुल, आप बताइए। इप्सोस पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल सत्तार बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, शुक्रिया वक्त दिया। NA 249 इलेक्शन से मुताल्लिक आपके सर्वे की रिपोर्ट पोलिंग से चंद दिन पहले ही सामने आई थी, क्लोजेस्ट टू द पोलिंग डे। अब उसमें मुमकिन नताइज की एक शक्ल दिखाई गई थी, लेकिन हुआ ये कि पोलिंग के बाद जो नतीजा सामने आया वो बिल्कुल ही अलग था। आपको क्या वजूहात नजर आती हैं इसकी?
जी, मैं समझता हूँ कि हमने जब ये सवाल पूछा था लोगों से कि आप वोट डालने जाएंगे बाई इलेक्शन में, तो 79% लोगों ने कहा था कि हाँ वोट डालने जाएंगे। लेकिन जब असल में जो टर्नआउट सामने आया है वो तकरीबन 21% का है। तो ये 60% का वो गैप है। जो लोग घरों में बैठे थे, हमने रिप्रेजेंटेशन ली थी घरों के अंदर जो वोटर्स मौजूद हैं। जब जो लोग पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, वो क्यों नहीं पहुंचे, इसके बारे में अब हम बहुत सी बातें कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं समझता हूं कि जो आप इन्हीं लोगों ने जो अपने माजी के बारे में बताया था कि 2018 में उन्होंने किसको वोट डाला था, तो वो जो नताइज थे वो हकीकत में जो वोट डले थे पिछले 2018 के अंदर, उनकी तरतीब देखें तो एग्जैक्टली एक है। तो मैं समझता हूँ कि असल फर्क जो आया है वो 60% जो लोग घरों में बैठे रह गए और वो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आए। शायद उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे आज उस दिन छुट्टी नहीं थी, वहाँ पे गर्मी थी, रोज़ा था, जो कुछ भी था, लेकिन वो घरों में बैठे हुए लोग जो थे वो इसका बहुत बड़ा फ़र्क थे। अब्दुल सत्तार बाबर साहब, आप हमारे साथ ही रहें। यही सवाल हमने किसी और से भी पूछना है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया CEO पल्स कंसल्टेंट काशिफ हफीज़ साहब। काशिफ हफीज़ साहब, हम सारों से ही ये सवाल कर रहे हैं, आपसे भी पूछेंगे। कराची ज़िमनी इंतखाबात से पहले आपके पोल में जो शक्ल दिखाई गई थी, नताइज उसके काफ़ी बरक्स आए हैं, तो आपके लिए ये एक सरप्राइज़ था या फिर ये रूटीन में हो जाता होता है? नहीं, ये रूटीन की बात नहीं है, और मतलब इस तरह की चीज़ें कभी भी इस तरह से नहीं हुई पहले भी, बल्कि ये कि जो हमने सर्वेस किए हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आए हैं। लास्ट टाइम जो हमारा डस्का का इलेक्शन था उसमें बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें आई थी। इस सर्वे के अंदर जो है उस तरह से नहीं आई। लेकिन ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ कि सर्वे के रिजल्ट्स और इलेक्शन रिजल्ट में फ़र्क आया हो। मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो ट्रंप का इलेक्शन अमेरिका के अंदर था, उसके अंदर कोई भी सर्वे जो है ट्रंप को विनिंग नहीं बता रहा था, जबकि हिलरी क्लिंटन को जो है वो आगे लीड बता रहे थे। और जब रिजल्ट्स आए तो उसके अंदर हिलरी क्लिंटन ने जो है वो विन किया था, बाकी किसी ने नहीं किया। तो तमाम सर्वे जो है उनके जो रिजल्ट्स आए थे उसके बिल्कुल बरक्स कोई चीज़ आई थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि सर्वे में पहली दफ़ा नहीं हुआ। और दोबारा से अब्दुल सत्तार साहब की तरफ आते हैं। अब्दुल सत्तार साहब, आमतौर पर पाकिस्तान में ऐसे सर्विस करने वाले बड़े इदारों की रिपोर्ट्स पर बहुत एतमाद किया जाता है, लेकिन इस एक इलेक्शन के बाद कुछ सवालात तो सर्टनली उठेंगे। आपको लगता है कि आपको अपना तरीक़ाकार बदलने की प्रॉब्ली ज़रूरत है, या रिव्यू करें ज़रा रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह और सैम्पल वगैरह? मेरा ख्याल है कि हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में वही इस्तेमाल होता है कि आप सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, आपकी डेटा कलेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों को हमने इंश्योर किया था। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पर जो है वो वक्त से एक ट्रैकिंग करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ वन टाइम एक स्नैपशॉट लें, उसके अंदर एक ट्रैकिंग होनी चाहिए। तो दुनिया भर में ऐसे होता है, और ये वोटिंग डे से चंद दिन पहले होना चाहिए। हमने 10 दिन पहले किया था उसको मुकम्मल, शायद उसको वोटिंग से चंद दिन पहले जल्दी करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार बाबर साहब और काशिफ हफीज़ साहब। तो अपेरेंटली सारों की बातों से यही लग रहा है कि अब अनटिल इवन डस्का इलेक्शंस जो हुए हैं सब कुछ एक्यूरेट ही चल रहा था। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी आज दोबारा से हम आपको एक ऐसी चैरिटी के बारे में बताएंगे जो ओवरऑल बहुत से एवेन्यूज़ पे काम करते हैं और बड़े सालों से कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। अच्छा, ये जो हमारी कोशिश है ना कि हम आपको रोज़ एक डिफरेंट चैरिटी से मुतारिफ कराते हैं, बहुत बार आपको पता भी होता है उनका इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो ये यू हैव गिवन अस द फीडबैक दैट यू आर लविंग इट, बिकॉज लोगों को वाकई कन्फ्यूजन हो जाती है व्हेन दे हैव टू गिव ज़कात और डोनेशन देना चाहते हैं। आज हम बात करें हैंड्स पाकिस्तान की। हैंड्स पाकिस्तान में काम करने वाले बहुत से जी अदारे हैं, और इन अदारों में ये शामिल है जो चंद बरसों से नहीं कई दिहाइयों से समाजी खिदमत कर रहे हैं। और स्टार्ट कब हुआ जी ये काम? 1979 में एक अस्पताल से शुरू होने वाला ये मिशन इस वक्त सेहत, तालीम और इंसदाद गुर्बत के कई प्रोजेक्ट्स चला रहा है, और आवाम की फंडिंग से चलने वाला ये इदारा 18 लाख मरीजों का इलाज, 20,000 ख़ानदानों के लिए छत का बंदोबस्त और 1.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए तालीमी सहूलियात फराहम कर रहा है। ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच है, किस तरह से काम करते हैं इसी बारे में हम बात करते हैं। CEO हैंड्स के डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप बड़े सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं, और बताना चाहेंगे कि आप कहाँ कहाँ ये सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, किन किन इलाकों में, और क्या क्या सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं? जी हाँ, माशाल्लाह हैंड्स जो है पिछले 40 साल से कराची से इदारा शुरू हुआ था। प्रोफेसर गफ्फार बिल्लू बहुत ही लीडिंग चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं,
और सितारा इम्तियाज़, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और उसके बाद हम उनके फॉलोअर्स मेडिकल ग्रेजुएट थे तो हमने उनको फॉलो करना शुरू किया। इस तरह कराची से निकल के ये अब तकरीबन पाकिस्तान के 53 अजला में हमारा काम इस वक्त हो रहा है। हमारी 35 ब्रांचेज हैं 35 बड़े शहरों में पाकिस्तान के, और हम 2 किस्म का काम करते हैं। एक मॉडल बस्तियां बनाते हैं, मॉडल कम्युनिटीज़ या मॉडल विलेज, और ये कच्ची बस्तियाँ ये कच्ची बस्तियाँ होती हैं। दूर दराज के इलाके, पाकिस्तान के जितने देही इलाके हैं दूर दराज के, हम वहाँ पे बेहतर काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। उसमें हम समझते हैं कि 5 बेसिक बुनियादी हक़ है जो उनको मिलना चाहिए और उसकी देने की कोशिश करते हैं। यानी उनको सेहत मिल जाए अस्पताल की सूरत में या क्लिनिक की सूरत में, उनको बच्चों को तालीम मिल जाए स्कूल की शक्ल में, उनके बड़ों को नौजवान को रोज़गार मिल जाए, औरतों को रोज़गार मिल जाए, मर्दों को रोज़गार मिल जाए, वहाँ पे पानी और निकासी आपका इंतजाम हो जाए और घर मिल जाए, छत मिल जाए। अगर ये चीज़ें मिल जाए तो हम समझते हैं कि उनका हक हो गया। डॉक्टर साहब यही तो चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं, बुनियादी तो हैं लेकिन यही तो मुश्किलात होती हैं। अगर और इसके लिए बहुत पैसे भी चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया भी कि हम अभी तक पिछले 10 सालों में 86,000 घरानों को घर दे चुके हैं, छत बना के उनको दे चुके हैं। हम हर साल कोई 20,000 के करीब लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, यानी उनको रोज़गार मुहैया करते हैं। इसी तरह उन मॉडल कम्युनिटीज़ में 20,000 वाटर सैनिटेशन की स्कीम बन जाती है। कोई 1,10,000 के करीब बच्चे हमारे स्कूलों में इनरोल हैं, कोई 1100 के करीब स्कूल हैं जिनकी मैनेजमेंट हम करते हैं। और इस तरह सेहत के जो 34 अस्पताल जो हमारे हैं उसमें तो 18 लाख के करीब मरीज़ मुफ्त इलाज हासिल करते हैं हर साल। तो ये सब मिलके कितने फंड्स आपको चाहिए होते हैं सालाना? हमें सालाना 2 अरब रुपए चाहिए होते हैं, हम जो हर साल माशाल्लाह बड़ी लोगों के ताउन से जमा करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि देखिए ये ऐसा इदारा है जो मुस्तहिक तरीन तक, यानी दूर दराज के इलाकों में, चाहे वो सिंध का इलाका हो, बलूचिस्तान का हो, साउथ पंजाब हो या KP चित्राल हो, वहाँ तक हम ये पहुँचाते हैं और मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाते हैं। और तो ये आपकी टीम्स क्या पूरी एक रेकी करती हैं कि कहाँ, क्योंकि ज़रूरत तो हर जगह ही होती है और जितना भी काम किया जाए कभी कभार लगता है कम है, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान जैसा डिप्राइव्ड प्रोविंस, वहाँ पे बताइए कौन से आइडेंटिफाई करते हैं कि जी इधर हमारे, जैसे मैंने बताया 35 शहरों में ऑफिसेज मौजूद हैं। यहाँ पे कोई 10,000 के करीब ट्रेन स्टाफ मौजूद है और बहुत ही कंप्यूटराइज और प्रोफेशनल वे में ये स्क्रीनिंग होती है, जिसको हम पावर्टी स्क्रीनिंग कहते हैं। गरीब तरीन लोग कौन है उनको तलाश किया जाता है सर्वे की शक्ल में, फिर वो डाटा को सॉफ्टवेयर पे डाला जाता है। उसमें नादरा और बेसिक बिस्का डाटा होता है जिससे हम वेरीफाई करते हैं कि ये वाकई मुस्तहिक लोग हैं, और फिर उनको वो चीज़ें पहुँचाई जाती हैं जिनकी ज़ाहिर है उनकी ज़रूरत है और उनकी ज़िंदगी उनसे बेहतर हो सके। आप हैंड्स, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हैंड्स की वेबसाइट पर जाके और इनके फेसबुक और सोशल मीडिया पेजेस पे जाके इनको चैरिटी कर सकते हैं। इनकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब वहाँ दर्ज हैं, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में फ़न मुसव्वरी में नुमाया नाम कुदसिया निसार, चंद दिन पहले इस्लामाबाद में इनका इंतकाल हुआ, लेकिन एक ट्रेजर ऑफ वर्क है जो इन्होंने छोड़ा है। कुदसिया निसार ने आर्ट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालने के लिए रिपोर्ट तैयार की है हमने, लेट्स वॉच इट टुगेदर। पाकिस्तान में वाटर कलर पेंटिंग की बात आएगी तो कुदसिया निसार का तस्करा जरूर होगा। कुदसिया निसार ने फने मुसव्वरी में जदीद तर्ज का इस्तेमाल किया जिसे बड़े पैमाने पर सराहा गया। पिछले 45 वर्षों में कुदसिया निसार ने सैकड़ों शाहकार तख्लीक किए। कराची आर्ट्स काउंसिल, पंजाब यूनिवर्सिटी और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी खिदमात अंजाम देती रहीं। कुदसिया निसार ने कई मुल्की और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात अपने नाम किए। सदर पाकिस्तान की जानिब से 2018 में कुदसिया निसार को तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। चंद दिन पहले यानी 27 अप्रैल को कुदसिया निसार तवील अलालत के बाद दुनिया छोड़ गयीं, लेकिन फने मुसव्वरी में कुदसिया निसार की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वंडरफुल जी, अगर आपके पास इनकी कोई पेंटिंग है तो यू वन ऑफ द लकी वन सर्टेनली। तो बड़ी वो एक ट्रेजर ही बन जाएगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते। वेलकम बैक, यू वाचिंग जियो पाकिस्तान प्रेजेंटेड टू यू बाय 7up। और वेलकम। एक रिफ्रेशर आपको देना है। आपको पता है कि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली उससे पहले भी हम फिटनेस की बहुत बात करते हैं, खास तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रखना। फिटनेस इज़ नॉट ऑलवेज कि आपने पतले होना है और वो जो सारा एक आपका एक गोल और विजन होता है। फिटनेस इज़ कि फिट रहना है, एज इन सेहतमंद रहना है। अच्छा, आप सेहतमंद रहने की बात कर रही हैं तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बीइंग सेहतमंद फिजिकली, इट इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग सेहतमंद मेंटली। सो वो भी हैंड इन हैंड आता है। व्हेन यू गो टू द जिम, व्हेन यू वर्क आउट,
आपसे आपकी एंजाइटी कम होती है, आपके जहन पे अच्छे और मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। ट्रू। और सहर बेग हमें ज्वाइन किया है, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं, बड़ी अच्छी हमने बातें की थी। सहर, फिटनेस में लोग अभी भी उतनी तवज्जो दे रहे हैं इन रमज़ान? और मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता है ना तो लोग ठूस हो जाते हैं, उसके बाद कुछ और याद नहीं आता और दे आर जस्ट वेटिंग कि कब इट्स गोइंग टू बी ओवर। या फिर आप बताएं कि लोग अभी भी आते हैं? अच्छा, रमज़ान में हाँ अभी भी आ रहे हैं लोग। वही उनकी जो ऑनेस्टली हुआ जो उनकी एक्साइटमेंट शुरू में थी, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को पता है अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है ना हेल्थ एंड फिटनेस की, तो पीपल अंडरस्टैंड कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पूरा मैकेनिज्म है वो आपकी बॉडी के लिए बड़े मजे का वर्क करता है। सो अगर आप उसके साथ वर्कआउट अपना इंकॉर्पोरेट कर लो रमजान में, और अगर आप थोड़ा सा अपना डाइट प्लान को थोड़ा सा कैलोरीज कंट्रोल के साथ चला लो, सो यू लूज अ लॉट ऑफ वेट। And then, like you said, I mean, it's not just about losing weight, but when you start losing weight, you start feeling good, you start feeling, you know, so all of these things I feel go hand in hand. मतलब अभी हम साथ आपकी कुछ वीडियोस भी हम साथ देख रहे हैं जो कि बड़ा ही अच्छा लगता है। आप घर पे ही एक शायद डेमो दे रही हैं कि इतना, सो दिस इज क्वाइट लाइट रूटीन जो आप इस वक्त कर रही हैं, दैट शुड बी इनफ अगर कंसिस्टेंटली लोग करें, जिसके लिए प्रॉपर्ली इक्विपमेंट की प्रॉब्ली कोई जरूरत ना हो। एग्जैक्टली, सो मैंने ऑनेस्टली जो वर्कआउट को ना अपनी लाइफ में बहुत आसान बनाया है। पीपल एक्चुअली कॉम्प्लिकेट when you talk about health and fitness ना, लोग कहेंगे जिम में चले जाओ 2 घंटा लगा लो, you know, do this do that blah blah. No, it's so simple. It's so simple. You can even if you have like water bottles भी घर पे है ना, अगर weights नहीं भी हैं तो वो उठा के घर में छोटा सा वर्कआउट कर लो। And you know, with our busy schedules, like किसके पास इतना टाइम है कि आप 2-3 घंटे लगा के you know अपने लिए कोई वर्कआउट से कैलोरी बर्न करोगे। It should be short and crisp and quick. ट्रेनर नहीं है कोई बात नहीं है, यूट्यूब है, यू नो। और रमजान में तो सहर इफ आई मे से 2 घंटे का फिटनेस का पूरा एक रूटीन सोच के घबराहट हो जाती है। गोल उतना ही सेट करना, हाँ, और गोल उतना ही सेट करना चाहिए जितना डुएबल हो। वैसे आप क्या टाइम सजेस्ट क्या करती हैं? जी बिल्कुल, सॉरी, आप सजेस्ट क्या करती हैं? राइट बिफोर इफ्तारी अ लॉट ऑफ पीपल से, लेकिन अब जरा इसके अगेंस्ट भी बातें आ रही हैं कि वो बड़ा ही मुश्किल एक वक्त होता है और शायद उसमें आपका शुगर लेवल भी बड़ा लो होता है, हर चीज बताएं आप। हाँ, आई टेल यू। सो उसमें देखो, इसमें 2-3 ट्रिक्स हैं जो काम करती है। एक तो फर्स्ट तो आप अपने स्केड्यूल को देखो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज कि वो कहते हैं कि बस ये किसी ने बोल दिया ये बेस्ट वर्कआउट टाइम है तो उसी पे करना है, उस ड्यूरिंग विंडो में उनके पास टाइम नहीं होता और वो कभी भी वर्कआउट नहीं कर पाते। सो दैट्स समथिंग रियली रॉन्ग। अदर देन दैट, यू नो, जो रमजान में आपके पास मेरे ख्याल से 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं जिसमें आप वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप इफ्तारी से लिटरली लाइक घंटा पहले वर्कआउट कर लो एंड डोंट डू कार्डियो, राइट। सो हाँ, अगर आप कार्डियो करोगे उसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करोगे तो ऑब्वियसली तब तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज योर वर्कआउट। सो डू वेरी लिटिल, लाइक 2-3 मिनट्स का कार्डियो एज वार्म अप एंड देन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या विद वेट्स, गो आइसोलेटेड मसल ग्रुप्स, थोड़ा सी बॉडी मूवमेंट। देखो, इसमें सिर्फ ये अच्छी बात होती है जब आप एम्प्टी स्टमक में कर रहे होते हो, एंड देन इट्स डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड टू वर्क आउट अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून। इसीलिए कहा है ना कि राइट बिफोर इफ्तारी करो ताकि एकदम यू नो लाइक यू गो कूल डाउन, टेक अ शावर, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स टू, वो तो उसके बाद तो आप बिल्कुल भी बेहोशी हो जाएंगे ना अगर घंटों का इंतजार भी हो जाए। या फिर बहुत से लोग लेट नाइट करते हैं। या सो लेट नाइट जो नाइट आउट्स हैं, देखो फिर देयर सो मेनी पीपल हु वांट जो इफ्तारी खाया पिया व्हाटएवर एंड देन दे स्टे ऑन टिल लेट, लाइक यू नो दे गो अप टिल लाइक सहरी। So उनके लिए तो obviously you know फिर आप 12 बजे कर लो, or do like right before sehri and then have your sehri and then go to sleep, do that. Wonderful. But then I think a very good time for me, like I prefer working out 1 hour right after iftari.
But that actually helps me eat less too. उसमें मैं कम भी खाती हूँ. So what I do is मैंने फिर वर्कआउट कर भी नहीं सकते. I do exactly that सहर, तो हम बिल्कुल सेम पेज पे हैं. Thank you very much. अच्छा, इतनी आसान हो गई हैं चीजें. अब YouTube है, बहुत से ट्रेनर्स हैं जिनकी ऑनलाइन वीडियोस पड़ी हुई हैं. सो अब बिल्कुल कोई बहाना चल ही नहीं सकता. सो आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. यस, आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. लिटरली आपके पास मैट भी नहीं है ना, तो आप कोई पुराना तौलिया बिछा लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी बिछा लें और आप करें वर्कआउट. अब्दुल्ला, ये चीजें मैटर भी नहीं करती. सो वी नीड टू पुश दैट इन. आपको नया इक्विपमेंट, पूरे नए मैट, यू डोंट रियली नीड ऑल ऑफ दैट. और कल तो वो जो अब्दुल वहीद साहब हैं, मैं उनकी तस्वीरें अपने ट्रेनर को दिखा रहा था. वो जो नौजवान लड़के हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं एक्चयुअली लोगों को, वो हैरान रह गए कि भाई ये इंस्पिरेशन है वाकई उस्ताद जी जो हैं. बिल्कुल, जब वो 60 साल की उम्र में मिस्टर पाकिस्तान बन सकते हैं विद दैट बॉडी, मतलब इट्स अनबिलीवेबल का. हम तो शौक में थे कल उनसे बातें शातें करके. बट वी शुड लर्न फ्रॉम दैट. आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग का कराची में इनेकाद अब तक सवालिया निशान है. याद आपको दिलाएं कि IPL तो कैंसिल हो गया. कल हमने आपको एक खबर दी थी इंडियन प्रीमियर अभी भी, लेकिन मेरी ये सोच है कि वो जरा लेट कैंसिल हुआ है. जो हालात थे और टाइम नहीं है, वरना उसमें हम बहुत एक लंबी बात कर सकते थे. तो आपको पता है कि कितने मैचेस रहते हैं हमारे PSL के? अभी हमारे अभी ज्यादा रहते हैं. अभी काफी मैचेस रहते हैं. कोरोना आधे से ज्यादा रहते हैं. कोरोना के बायस अब सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार नजर आती है. कराची से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करने की अफवाहें भी गर्म है पूरे इवेंट को. इवेंट UAE मुंतकिल करने का फैसला ऑल्दो अभी नहीं हुआ है. PCB तर्जुमान ने कहा है. लेट्स सी क्या होता है. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मालूम कर लेते हैं क्या खबर है. जी भट्टी साहब, IPL मनसूख होने के बाद इत्तलात ये हैं कि PSL फ्रेंचाइज लीग को पाकिस्तान से बाहर एक्चुअली शिफ्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं. तो क्या PCB भी यही से आता है या कोई खबर है इसके अलावा भी आपके पास? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो उसकी जो पहली तरजीह है वो ये है कि ये टूर्नामेंट कराची में ही हो. 1 जून से, जिस तरह आपको पता है कि ये टूर्नामेंट होना है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड NCOC से मुसलसल राब्ते में है और अगले जो 48 से 72 घंटे हैं उसमें सुनने में आ रहा है कि डिसीजन लेंगे. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही कहना है कि फाइनल डिसीजन जो होगा वो NCOC जो हमें मशवरा देगा. पहली तरजीह तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो कराची में ही कराना चाहता है. लेकिन खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोविड की सिचुएशन खराब हुई और NCOC ने मशवरा दिया कि ये टूर्नामेंट कराची में मुमकिन नहीं है. देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो प्लेयर्स बबल में रहेंगे. PCB ने 300 होटल्स वाला 300 कमरों वाला एक होटल पूरा बुक कराया हुआ है. वो पूरा होटल जो है वो PCB के कंट्रोल में रहेगा. फिर एक बरतानवी कंपनी है, ये वही कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली IPL का बबल भी बनाया था. फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि बैकअप प्लान के तौर पर उसने UAE के 2 ग्राउंड्स को रखा हुआ है. अगर अगले 2 से 3 दिन में NCOC ने एडवाइस कर दिया कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं है तो ये फिर टूर्नामेंट UAE चला जाएगा. अच्छा, ठीक है, बिल्कुल. भट्टी साहब, इस पूरे इशू में वो वाली बात तो दब ही गई कि मार्च में PSL में बायो सिक्योर बबल वाला मामला क्या हुआ था. बड़ी खबरें आई कि कोई किसी को बचाना चाह रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें हो रही थी. तो क्या इस मामले की तफ्तीश पूरी हो चुकी है अब तक? देखिए, एक तो बड़ी विकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गिरा दी है. कल मैंने भी जियो न्यूज पर यह खबर दी थी कि पाकिस्तान में जो साहब थे डॉक्टर सोहेल सलीम, ये PCB के डायरेक्टर थे. इन्होंने बबल डिजाइन किया था, तो उनसे तो PCB ने इस्तीफा मांगा, उनको घर रुखसत कर दिया है. लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है अभी तक वो एहसान मानी के पास है. वो उसको पब्लिक करने के लिए तैयार नहीं है. क्या डॉक्टर सोहेल सलीम पर मलबा गिराकर इस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया है या फिर मजीद जिम्मेदार जो हैं उनको PCB कटहरे में लाएगा? लेकिन अभी चूंकि टूर्नामेंट सर पे आ गया है तो PCB इस टूर्नामेंट को मजीद मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता. डॉक्टर सोहेल सलीम का कहना है कि जो कराची में 11 मैच हुए थे PSL में, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज कर गया था. कॉम्प्रोमाइज से मुराद है कि बबल की कुलम कुला खिलाफ वर्जी हो रही थी और PCB ने आंखें बंद की हुई थी. तो डॉक्टर सोहेल सलीम के बाद अब कौन लोग कटहरे में आते हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है.
बहुत शुक्रिया भट्टी साहब जी। बिल्कुल यहाँ दो दरिया पे खाने और दावतें भी चल रही थी। सोशल मीडिया पे तो सब कुछ नजर ही आ रहा था। एनीवे जी, टाइम हमारा खत्म हो गया। We're gonna see you tomorrow इंशाल्लाह। टेक केयर, स्टे सेफ, मास्क पहनिएगा। मैंने भी यही कहना था।